रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये आई का कैंसर होता है, रेटिना का कैंसर। अब जो सेंसरी रेटिना होते हैं ना, उसमें सेल्स होते हैं रेटिनोब्लास्ट, उनसे ये अराइज करता है और ये एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है और ये 3 इयर्स के नीचे होता है और 3 इयर्स के बाद ये बहुत ही अनकॉमन है, इस वजह से इसे कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो इट इज़ अ कॉन्जेनाइटल मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द रेटिनोब्लास्ट ऑफ सेंसरी रेटिना। अब इसकी एटियोलॉजी में जो अक्रेंस है ये जो है 3% ऑफ ऑल चाइल्डहुड कैंसर होती है और एज इसकी 3 इयर्स से नीचे होती है और ये जेंडर में कोई डिफरेंसेस नहीं है, इक्वल होती है मेल्स और फीमेल्स में। अब इसमें जो है ना म्यूटेशन जो है 13q14 क्रोमोसोम में होती है। अब ये जो है हम लोग रेटिनोब्लास्टोमा को 2 में डिवाइड कर देते हैं, हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल। अब इनकी डिफरेंसेस याद करनी होगी। अब जो हेरिटेबल है उसमें क्या होता है कि जर्म लाइन म्यूटेशन होती है, नॉन हेरिटेबल में सोमैटिक म्यूटेशन होती है। अब जर्म लाइन म्यूटेशन में जो सारे बॉडी के वो है ना आरबी जीन वो म्यूटेटेड होंगी, मतलब वो सेल्स कहीं पे भी हो उसमें जो RB1 जीन होगी वो म्यूटेटेड होगी। लेकिन नॉन हेरिटेबल में हर जगह के म्यूटेटेड नहीं होंगे, सिर्फ जो RB जीन्स जो आई के सेल्स होंगे ना उधर म्यूटेटेड होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा है तो इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी और ये रिस्क होगा कि हम फर्दर जनरेशन को पास ऑन कर दें, ठीक है। लेकिन जो नॉन हेरिटेबल होती है उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती, ना फैमिली हिस्ट्री होगी ना रिस्क होगी इसको पास ऑन करने की, ठीक है। अब जो हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा है वो 40% ऑफ द केसेस में होता है, लेकिन नॉन हेरिटेबल वो 60% ऑफ द केसेस में होता है, मतलब ये ज़्यादा कॉमन है। अब जो हेरिटेबल है वो जो है 85% ऑफ द टाइम दोनों आँखों में होता है, बिकॉज आई रेस पूरी बॉडी की RB1 जीन म्यूटेटेड है ना, तो मतलब दोनों आइज़ की म्यूटेटेड है। तो 85% ये बायलैटरल होता है और सिर्फ 15% ये यूनिलैटरल होता है। नॉन हेरिटेबल में उल्टा हो जाता है, 15% बायलैटरल होगा और 85% यूनिलैटरल होगा, ठीक है। ये सारी इसकी डिफरेंसेस हैं। और हेरिटेबल रेटिनोब्लास्टोमा की बस एक और बात याद करनी है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और ये इससे जो है ना सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज भी अराइज कर सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैथोलॉजी। अब जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो हमने ऑलरेडी कर लिया कि ये रेटिनोब्लास्ट से आता है सेंसरी रेटिना की और ये फीटल लाइफ में होता है और ये इसलिए बर्थ में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब हिस्टोपैथोलॉजिकली इसको देखेंगे ना तो इसकी जो ग्रोथ पैटर्न होती है वो डिफरेंट होती है और 2 तरह में क्लासीफाई हो जाती है, ठीक है। एक होती है एक्सोफिटिक ग्रोथ, ये ज़्यादा कॉमन है और इसमें क्या हो रहा होता है कि ये सब रेटिनल स्पेस में ग्रो हो रही होती है, जो ट्यूमर है ना वो सब रेटिनल स्पेस में ग्रो होती है, इस वजह से रेटिना डिटैच होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक्सोफिटिक ग्रोथ थी। फिर होती है एंडोफिटिक ग्रोथ। एंडोफिटिक ग्रोथ में ट्यूमर जो है वो आगे की तरफ ग्रो होने लग जाता है, मतलब वो विट्रस कैविटी में प्रोट्रूड होता है और इस वजह से रेटिना डिटैच नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखनी है। फिर अब इसका जो है ना जो स्प्रेड और मेटास्टेसिस है वो सबसे कॉमनली ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही वो ग्लोब में जा रहा होता है, ठीक है। और सबसे फ्रीक्वेंटली ये बोन्स में मेटास्टेसाइज करता है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है उसे क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज को हम इन्फ्लेमेटरी बोलेंगे, थर्ड को एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एक्सटेंशन स्टेज और लास्ट को मेटास्टेसिस, ठीक है। अब जो पहले क्विसेंट स्टेज है वो जो है 6 मंथ से 1 ईयर तक होता है। इसमें क्या फ़ीचर्स होते हैं, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट ल्यूकोकोरिया होता है। ल्यूकोकोरिया क्या है, एक वाइट कलर का प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बन जाता है, जैसे कि ये पिक्चर में बना हुआ है ना, ल्यूकोकोरिया एक वाइट कलर का प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है, ये पहली बात। फिर दूसरा इसमें स्क्विंट होता है, तीसरा इसमें विजन डिक्रीज़ होता है और फोर्थ हम लोग एप्थेल्मोस्कोपी करते हैं तो हमें कुछ फ़ीचर्स मिलते हैं। अब वो फ़ीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले तो अगर वो एंडोफिटिक टाइप होगा ना, एंडोफिटिक वो था जो सब रेटिनल स्पेस में ग्रो हो रहा था, तो नहीं सॉरी एंडोफिटिक वो था जो विट्रस कैविटी में ग्रो हो रहा था। अब अगर वो विट्रस कैविटी में ग्रो हो रहा है तो हमें पेल पिंक या फिर एक वाइट मास, पेल पिंक या फिर एक वाइट मास मिलेगी विट्रस कैविटी में, जिसमें न्यू ब्लड वेसल्स भी बने होंगे उसके उस मास की सरफेस पे, ठीक है। अगर वो एक्सोफिटिक ग्रोथ है, मतलब सब रेटिनल स्पेस में ग्रो हो रहा है, तो हमें
एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट नज़र आएगी और सब रेटिनल स्पेस में एक मल्टी लॉब्यूलेटेड वाइट मास नज़र आएगी। ठीक है, अब साथ में दोनों केसेस में, दोनों ट्यूमर्स में, एक्सोफिटिको एंडोफिटिको, हमें कैल्शियम डिपॉजिट्स नज़र आएंगे। अब कैल्शियम डिपॉजिट्स हमें उस ट्यूमर के अंदर भी नज़र आएंगे और उस ट्यूमर के बाहर भी, उसके सरफेस पे भी नज़र आएंगे। जो सरफेस वाले होंगे ना कैल्शियम डिपॉजिट्स, वो वाइट पर्ली कलर के होंगे, लेकिन जो ट्यूमर मास के अंदर होंगे वो चॉकी वाइट होंगे। ठीक है, फिर ये पहला स्टेज हो गया हमारा। अब होता है नेक्स्ट स्टेज इन्फ्लेमेटरी, या फिर इसे ग्लॉक्यूमेटस स्टेज भी बोलते हैं। अब अगर ये पहला वाला जो स्टेज है उसको हम ट्रीट नहीं करते तो ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज में आ जाता है, और इसमें दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो इंट्रा ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन की वजह से स्यूडो हाइपोपायोन हो रही होती है। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी ग्लॉकोमा की वजह से पेनफुल रेड आई हो रही होती है। बस ये दो चीज़ें होती हैं इन्फ्लेमेटरी स्टेज में। फिर नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एक्सटेंशन स्टेज। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि ट्यूमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, इतना कि वो आईबॉल के बाहर आने लग जाता है। अब वो आईबॉल के, ये इस तरह, ये एक पिक्चर है, अब ये आईबॉल के बाहर आ गया है ना, तो इसके जो सारे ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स वगैरह हैं ना, ये भी इन्वॉल्व होने लगेंगे, और साथ में जो ऑर्बिटल टिश्यूज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होने लगेंगी। उसकी वजह से बहुत मार्क्ड प्रोप्टोसिस हो जाती है। तो ये पिक्चर है या फिर ये पिक्चर है। ठीक है, इसमें तीसरी स्टेज में क्या हो रहा है, मार्क्ड प्रोप्टोसिस हो रही है। फिर लास्ट होता है मेटास्टेसिस स्टेज। अब इसमें जो है ना, ये नाम से ज़ाहिर है मेटासिसाइज कर जाता है। अब वो तीन तरह से होता है। एक तो हमने ऑलरेडी कहा कि डायरेक्टली वो एक्सटेंड करता है, ऑप्टिक नर्व से जाता है वो ब्रेन में, ये पहला रूट है। दूसरा रूट वो लिम्फेटिक के थ्रू जाता है प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स में। ठीक है, फिर तीसरा है वो ब्लड से जाता है लिवर और दूसरे ऑर्गन्स में। ठीक है, इनमें से कुछ भी मेटासिसाइज कर गया तो हम समझ रहे हैं कि इस स्टेज में पहुंच गया ये। अब नेक्स्ट है इसकी डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस हम इसकी कैसे करते हैं, पहले तो हम क्लिनिकली इसको देखते हैं, दूसरा फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, तीसरा हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब एग्जामिनेशन में क्या क्या आ जाता है, अब सबसे पहले तो एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देंगे, उसकी जो प्यूपल है उसको डायलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चार चीज़ें करेंगे। पहले तो टोनोमेट्री, फिर दूसरा हम लोग उसके कॉर्नियल डायमीटर को मेजर करेंगे, तीसरा हम जो एंटीरियर चैम्बर है ना उसकी जो एंटीरियर चैम्बर है उसको एक हैंड हेल्ड स्लिट लैम्प से एग्जामिन करेंगे, फोर्थ हम लोग इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे। ठीक है, ये होगी एग्जामिनेशन। फिर इन्वेस्टिगेशंस में हम करवाएंगे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये चार चीज़ें करवाएंगे। अब सबसे पहले एक्सरे में तो हमें उसमें कैल्सिफिकेशंस नज़र आएंगी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो दोनों करवाएंगे, ए स्कैन भी, बी स्कैन भी। अब ए स्कैन बी स्कैन क्या होता है, ए स्कैन जो है ना वो दोनों आँखों की डायमीटर को मेजर करता है। जो बी स्कैन होता है ना वो पोस्टीरियर चेंबर ऑफ द आई को देखता है, और उस पोस्टीरियर चेंबर में हमें ना फिर रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह और रेटिनोब्लास्टोमा का वो ये ट्यूमर पूरा ये सब कुछ नज़र आता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बी स्कैन है इसमें। ठीक है, खैर लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे उससे हमें साइज़ ऑफ ट्यूमर भी नज़र आएगा, रेटिनल डिटैचमेंट भी नज़र आएगी और कैल्सिफिकेशन भी नज़र आएगी। ठीक है, अब फिर तीसरा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में भी हमें कैल्सिफिकेशन नज़र आएगी और साथ में हमें ये नज़र आएगा कि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग करवाएंगे एमआरआई। एमआरआई से भी हमें पता चलेगा कि वो ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है या नहीं, और साथ में हमें नज़र आएगा कि एक्स्ट्रा ऑरिक्यूलर एक्सटेंशन इसकी कितनी हुई है। ठीक है, और ये ज़्यादा क्लियर होता है सीटी स्कैन से। फिर बाकी हम सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशंस भी करवा लेते हैं, बोन मैरो की बायोप्सी करवा ली, लंबर पंक्चर करवा लिया, बस। ठीक है, अब फिर लास्ट है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि उस ट्यूमर का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, स्टेज क्या है, कितनी ग्रोथ हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। लेकिन इसमें होते हैं हमारे पास दो चीज़ें हम करते हैं। एक तो हम करते हैं ट्यूमर डिस्ट्रक्शन थेरेपी। अब जो ये है ना ट्यूमर डिस्ट्रक्शन थेरेपी, और अच्छा ये पहली चीज़ है, और दूसरा हम करते हैं इन्यूक्लिएशन। अब जो ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी ये हम तब करते हैं जब रेटिना का आधे से भी कम पार्ट इन्वॉल्व हो और ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व नहीं हो, तब करते हैं। लेकिन इन्यूक्लिएशन हम तब करते हैं जब ट्यूमर जो है वो मोर देन हाफ ऑफ द रेटिना को इन्वॉल्व करा हो, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो, या फिर ग्लॉकोमा हो गया हो, या फिर विट्रस हेमरेज हो गई हो, तो हम इन्यूक्लिएशन करेंगे। अब
ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी फ़र्ज़ करें रेटिना से हाफ से भी कम इन्वॉल्व है तो हम ये करेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है, कीमोथेरेपी आ जाती है। कीमोथेरेपी तो ऑलरेडी पता है, वही ट्यूमर को हम लोग श्रिंक कर रहे हैं और इतना श्रिंक कर रहे हैं कि वो रेडियोथेरेपी से फिर निकल जाए, ठीक है। फिर दूसरा हम इसमें टीटीटी करते हैं, ट्रांस प्यूपिलरी थर्मोथेरेपी। ये भी हम कीमोथेरेपी के बाद करते हैं ताकि और छोटा हो जाए ट्यूमर। फिर फोटोकोगुलेशन, ये अगर पोस्टीरियर टू द इक्वेटर हो ना छोटा सा ट्यूमर, उसके लिए होता है। फिर क्रायोथेरेपी, ये अगर एंटीरियर हो इक्वेटर से स्मॉल ट्यूमर तो करते हैं। फिर होता है ब्रैकीथेरेपी, ये भी अगर आगे की तरफ हो और रेडियो एक्टिव सेंसिटिव हो तो करते हैं। फिर होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ये भी जो भी बहुत ही रेडिएशन सेंसिटिव होते हैं ना ट्यूमर्स, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा वो बहुत है रेडिएशन सेंसिटिव, तो उसके लिए करते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी इसलिए नहीं कर रहे आजकल क्योंकि ये बहुत दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बहुत करता है, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस।